Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is release. ठीक है. So, what are the release? The release are the primary protection as well as switching device in most of the control processes or equipment. All the release respond to one or more electrical quantities like voltage or current such that they open or close the contacts or circuits. A relay is a switching device as it works to isolate or change the state of the electronic circuit from one state to another state. Okay, so uh, ये कह रहे हैं कि जो रिलेज हैं वो प्राइमरी प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. प्रोटेक्शन सिस्टम में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि एक प्राइमरी प्रोटेक्शन होती है और एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन होती है. सही. सो अगर एक प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो जाए तो फिर जो है हम बैकअप प्रोटेक्शन भी इसमें प्रोवाइड करते हैं. तो सेकेंडरी प्रोटेक्शन है, इसको बैकअप प्रोटेक्शन भी कहते हैं. तो रिलीज जो है वो प्राइमरी प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है. सही. और ये आम स्विचिंग के तौर पे, यानी स्विचिंग आपको पता है कि सिर्फ ऑन ऑफ करना. ठीक है. सो बिल्कुल एज ए स्विच भी इस्तेमाल होता है. और बहुत सी कंट्रोल प्रोसेसेस हैं कि उसमें ये काम करता है और इक्विपमेंट्स हैं ये. तो ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से बचने के लिए रिलीज जो है वो प्रोटेक्टिव डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है. तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जितनी भी हैं इसको हम स्विच गियर कहते हैं. सही. स्विच गियर्स. ओके. ऑल द रिलीज रिस्पॉन्ड टू वन और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज. या एक क्वांटिटी को वो रिस्पॉन्ड करता है या एक से ज़्यादा को भी कर सकता है, यानी वोल्टेज है, पावर है, करंट है. ठीक है. सो या इस कंडक्ट्स को ओपन करता है या क्लोज करता है. सही. इसी की बेस पे वो प्रोटेक्शन करता है. A current is a relay is a switching device as it works to isolate or change the state of the electronic circuit from one state to another state. यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी. ठीक है. यानी लेके जाता है या इसको आइसोलेट करता है बाकायदा तौर पे. सही. सो यानी जस्ट स्विचिंग के तौर पे भी काम करता है, कंट्रोलिंग के तौर पे भी काम करता है, मॉनिटरिंग के तौर पे भी काम करता है. सही. सो थ्री इसकी यानी मेन फंक्शंस होती हैं. पहले जो है ये कैलकुलेट करता है, यानी सेंस करता है. मैं इसको अगर कैलकुलेट कहूँ या सेंस कहूँ. ठीक है. सेंस करता है. फिर उसके बाद ये क्या करता है कि ये कंपेयर करता है. सही है. कंपेयर करता है विद प्री डिफाइंड वैल्यू. सही. और तीसरा जो है फिर ये थर्ड ये मॉनिटर करता है. ठीक है. सेट मॉनिटर्स. सो ये पहले सेंस करता है फिर उसको प्री प्री चूजन वैल्यू जो है प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ कंपेयर करता है. फिर अकॉर्डिंगली ये यानी इसको यानी प्रोसेस करता है कि क्या करना चाहिए. ठीक है. यानी अगर करंट जो है वो प्री डिफाइंड करंट से ज़्यादा है, इट मीन्स कि अब ये फॉल्ट करंट है और इसको क्या होना चाहिए, रोकना चाहिए. सही. तो इसको ब्लॉक करने के लिए ये रिले को, कंडक्ट्स को ओपन कर देता है, यानी ओपन सर्किट कर देता है. ये जो है यानी इसका ब्लॉक डायग्राम है. यहाँ पे जिन क्वांटिटीज़ को ये यानी मॉनिटर कर रहा है वो यहाँ पे हैं. तो करंट के लिए सीटी लगी हुई होती है और वोल्टेज के लिए क्या लगा हुआ होता है, पीटी लगा हुआ होता है. सही. सीटी आप लोगों को पता है वो सीरीज़ में, लाइन के साथ सीरीज़ में लगती है. ठीक है. और पीटी जो है वो पैरेलल में लगती है. सही. ओके. यहाँ पे सेटिंग होती है प्री चूजन या प्री डिफाइंड वैल्यू की सेटिंग होती है कि प्री डिफाइंड वैल्यूज. ठीक है. और इन्हें अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल हम वैल्यू सेट करते हैं 5 एम्पेयर. तो 5 एम्पेयर का ये मतलब है कि अगर यहाँ से करंट अब
3 एम्पेयर आएगा तो वो उसको जाने देगा, 4 आएगा तो इस तरह उसको वो अलाउ करेगा। ये हेल्दी करंट। अगर जब 5.5 आएगा या इस तरह 6 तक करंट चला जाएगा तो इट मीन्स नाउ दिस करंट एक्सीड्स द प्री डिफाइंड वैल्यू। सो इन दिस केस दिस value is not healthy, it's a fault. So as per the setting of the relay it must be tripped. Okay। अच्छा, और ये भी है कि ये उसकी यानी जिस रीजन में ये कनेक्ट है तो उस जोन भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, अगर ये उसकी जोन में आ रहा है तब ये यानी फॉल्ट, अगर फॉर एग्जांपल फॉल्ट यहाँ पे आया है, सही है, वो रिले आप लोगों ने इन दो बस बार के बीच लगाया हुआ है, यहाँ पे रिले यहाँ पे है, सही। सो अब ये फॉल्ट इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, सही। सो इस वजह से रिले तभी ऑपरेट करेगा जब ये उसकी जुरिस्डिक्शन में आए, यानी इसकी रेंज में और इसकी जो है यानी जोन में आए। ठीक है, तो तब वो ऑपरेट करेगा। तो अगर यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो ज़ाहिर बात है फिर ये ट्रिप करेगा, और अगर यहाँ पे है तो ये इसकी रीजन में या इसकी जोन में नहीं है, सही। तो वो फिर डिसीजन इसके हिसाब से नहीं जाएगा। तो बाकायदा हम इसके जोन्स पढ़ेंगे तो फिर उसमें आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम्स की ये है कि यहाँ पे वो एंटिटीज आती हैं जिसको वो मॉनिटर कर रहा है या जिसकी ये रिली ऑपरेट हो रही होगी, यहाँ से सेटिंग और यहाँ से फिर ट्रिप सिग्नल जाएगा, सही। Relay is a logical element which processes the input from the system and issues a trips decision if a fault within the relay's jurisdiction is detected। ठीक है, अगर उसकी जोन में वो डिटेक्ट होता है या जहाँ तक उसका उसकी डिसीजन वो है कंसिडर की जाती है, अगर उस तक वो फॉल्ट आकर होता है तो बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करे। इन्हें अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर देखें यहाँ पे तो एक फॉल्ट F1 अकर हुआ और एक फॉल्ट F2 अकर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे रिले R1 है, सही। अगर आप देखें तो ये CT जो है इस लाइन के साथ सीरीज में लगी है, ठीक है, और PT जो है वो लाइन के साथ पैरेलल में लगा है, सही। सो अच्छा, अब ये A बस बार है और B बस बार है, सही। तो फॉल्ट यहाँ पे आकर हुआ है। सो ड्यूरिंग फॉल्ट F1 रिले R1 ये वाला एंड R3, सही, ये वाला आर यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ठीक है, अभी है ट्रांसमिशन लाइन बाय ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर फ्रॉम ईच एंड्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सो ये जो है ओपन हो और फॉल्ट जो है वो नहीं आगे ना जा सके। अगर F1 और अगर F2 है तो देखिए F1 है तो अब रिले टू इसकी ये वाला फॉल्ट R2 की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ R1 और R3 ऑपरेट होंगे, सही। और फॉल्ट 2 के लिए फिर ये R2 जो है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जुरिस्डिक्शन में है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरफ है। अब यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल लिखी है अगर फॉल्ट F1 अगर होता है या फॉल्ट F2 अगर होता है तो कौन सी रिले ऑपरेट होगी, तो उसकी डिटेल है। टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द अपरेटस, ये कोई अपरेटस है उसकी हेल्थ यानी उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सही। रिले सेंसेस करंट थ्रू ए CT एंड वोल्टेज थ्रू ए वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसको VT भी कहते हैं, PT भी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। VT इज आल्सो नोन, हाँ ये लिखा भी है, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। द रिले एलिमेंट एनालाइजेस दीज इनपुट्स एंड डिसाइड्स whether this is a fault and whether it is in within jurisdiction of the relay। दो चीज़ों को ये एनालाइज करेगा, क्या ये फॉल्ट है कि नहीं है। फॉल्ट किसे कोई कोई भी रिले किस करंट को फॉल्ट कहेगा और किसको हेल्दी करंट कहेगा। जो उसकी सेटिंग में जो करंट ऑलरेडी हमने वो दी है, ठीक है, फिक्स की है, प्री डिफाइन किया है,
उससे अगर वैल्यू बढ़ती है तो वो फॉल्ट होगी, अगर उससे कम होगी तो वो हेल्दी करंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये देखते हैं कि ये उसकी जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं, उसकी जोन में या उसकी रीजन में है कि नहीं, ट्रिप सिग्नल वहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिले R1 इज रिस्ट्रिक्टेड टू दी बस बी, जो बस बार बी है, ठीक है, यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है। कौन सी का? R1 का, R1 जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू टिल दिस। यहाँ पे अगर फॉल्ट अगर होता है तो R1 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल to generate the trip signal for F2. If the fault is in its jurisdiction, relay sends a tripping signal to circuit breaker, which opens the circuit. R1 can sense the change in the power flow due to the fault F1 or F2, but will operate only for F1. R1 only operate for fault F1. If it is F2 rather than F1, it is F2. अगर ये F2 fault है, so what will happen then, it is in the jurisdiction of the R2। अब ये R2 की jurisdiction में आता है, यानी इस बार इस बार के बीच है। ठीक है, तो फिर ये वाला ऑपरेट होगा। R1 should act for fault F2 if and only if R2 fails to act। ठीक है, पहले इसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो फॉल्ट इधर करंट फ्लो, अगर ये फेल हो पाता है तो फिर करंट फ्लो इधर भी है, तो इस वजह से फिर R1 ऑपरेट करेगा। बट if and only if R2 fails to act, we say that relay R1 backs up। ठीक है, ये बैकअप के तौर पे काम कर रही है, यानी सेकेंडरी प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रहा है फॉर द relay R2। Standard way to obtain backup action is to use time discrimination, that is delay operation of the relay R1 in case of doubt to provide R2 first chance to clear the fault। ठीक है, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि वो फॉल्ट खुद ब खुद यानी रिकवर हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल कोई दरख्त है ट्रांसमिशन लाइन के करीब और वो यानी आंधी की वजह से कोई ब्रांच, ट्री का भी ब्रांच ट्रांसमिशन लाइन से टच होकर फिर दोबारा उससे हट जाता है। सो ये बहुत ही कम उसके ड्यूरेशन का फॉल्ट होता है, तो वो सेल्फ रिकवर हो गया, तो इस वजह से हम डिले रखते हैं। हम कहते हैं कि अगर एक रिले ने इतने सेकंड में ऑपरेट ना किया और फॉल्ट को यानी नहीं रोका, ठीक है, सो फिर ये वाला रिले ऑपरेट करे, तो हम जो है टाइम डिस्क्रिमिनेशन से जो है इसको, ये एक स्टैंडर्ड वे है फॉर द बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा ये आप देखें किस तरह जो है वो रिले ऑपरेट कर रहा है। ये ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, सही है। सो अच्छा क्या होगा कि ये है CT, ठीक है, करंट सेंस होगा, ठीक है, करंट सेंस जो है वो यहाँ पे आएगा, सही, ये क्लोज हो जाएगा। अब वैसे ये ओपन होगा, अगर ये मैग्नेटाइज होगा एक ख़ास वैल्यू से, जब ये बढ़ जाएगी, वैसे भी आम हालत में भी हेल्दी करंट में भी ये मैग्नेटाइज होगा, मगर इसकी मैग्नेटिज्म इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि ये इस कंटेक्ट को अट्रैक्ट यानी खींच ले, उसको अट्रैक्ट कर ले, सही। जब एक ख़ास मैग्नेटिज्म से यानी जितनी करंट बढ़ेगी उतनी इसकी ज़्यादा ये मैग्नेटाइज होगा। जब ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा तब ये इस जो कंडक्ट है इसको खींच लेगा, ये सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा। सप्लाई ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है, जब सप्लाई लगी है मगर करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये जो है यानी ऑपरेट कर लेगा, सही। ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये मैग्नेटाइज होने से ये जो है यानी वो खींच देगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो प्रोसेस होगा, तो यहाँ से स्टार्ट लेगा, ठीक है, यहाँ से ये इसकी वजह से ये मैग्नेटाइज होगा, ये उसको खींच लेगा, फिर सर्किट क्लोज होने की वजह से सो इसकी मैग्नेटाइजेशन इस करंट की वजह से है, यहाँ पे से जो फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है वो यहाँ पे हमने एक ऑक्सिलरी सप्लाई दी हुई है, ये इसकी वजह से है, ठीक है। अच्छा, सो हमने प्रोटेक्शन में पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनको भी आइसोलेट करना है।
अगर हम जो ऑपरेटर्स हैं जो, तो उनको की भी सेफ्टी हमें लाजम है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी है, तो सेफ्टी फॉर द पर्सनल, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। अगर कहीं पे वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन, बैकअप प्रोटेक्शन मौजूद हो इनकी सेफ्टी के लिए, सही। अच्छा सिस्टम वो होगा जो कि इकोनॉमिकल होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, सिंपल होगा, सही है, यानी ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, उसकी ऑपरेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, सही, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा हो, ठीक, एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा हो। Okay, as the relay makes sure the protection of the circuit to not let any damage to any to take place। रिले का तो यही काम है कि वो सर्किट को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, मेक श्योर करता है कि कोई फॉल्टी करंट जो है वो इक्विपमेंट की तरफ, ऑपरेटर्स की तरफ नहीं जा रहा। एवरी रिले कंप्राइजेज ऑफ थ्री क्रूशल कंपोनेंट, यानी जो थ्री इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं रिले के, वो कौन कौन से हैं? दीज आर द कैलकुलेटेड, कंपैरिजन एंड कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स। मैंने आपको अभी बताया कि ये पहले ये कैलकुलेट करेगा, सेंस करेगा, ये देखेगा कि कितना करंट है ये, ठीक है, हाउ मच दिस करंट इज। फिर वो कंपेयर करेगा विद द प्री डिफाइंड वैल्यू, एंड देन इट कंट्रोल कि कौन सी स्टेप लेगा, अगर ट्रिप करना है तो ट्रिप कर लेगा, ठीक है, जो भी करना है तो वो कर लेगा। द कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन जो है फर्स्ट पॉइंट, नोज द वेरिएशन ऑफ द एक्चुअल मेजरमेंट, ये देखेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या, यानी एक्चुअल वैल्यू को मेजर कर लेगा। सेकेंडली इसको कंपेयर करेगा विद द प्री चूजन वैल्यू बाय द रिले, जो सेटिंग से हमने दी है। और थर्ड जो है वो कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग में क्या होगा? कंट्रोलिंग कंपोनेंट हैंडल क्विक वेरिएशन इन द मेजर्ड कैपेसिटी लाइक द क्लोजिंग ऑफ द, क्या करना है, अगर क्लोज करना है तो वो क्लोज वगैरह कर लेगा, सही। अच्छा, रीक्लोजिंग रिलीज आर यूज्ड, अच्छा मुख्तलिफ़ किस्म की रिलीज़ हैं। एक कुछ है रीक्लोजिंग रिले, ठीक है, कुछ है रेगुलेटिंग रिलीज़, और कुछ है मॉनिटरिंग रिलेज। तो इनका अपना अपना वो है, काम है, ठीक है। यानी रीक्लोजिंग रिले यही होती है कि जब जब फॉल्ट वैनिश हो जाए, फॉल्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है, सो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, रिस्टोर हो जाए, या आप लोग फॉल्ट ख़त्म करें तब वो हो जाए, तो रिस्टोर दी डिवाइस, ठीक है, जो डिवाइस है उसको दोबारा सप्लाई बहाल की जाए, तो इसके लिए रिक्लोजिंग रिले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जो रेगुलेटिंग रिलेज हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि रेगुलेट रखती हैं, ठीक है, जो सप्लाई है, अगर एक अगर एक यानी वो रीजन पे फॉल्ट आ गया है, तो दूसरा जो है वो काम करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, तो ये उसके लिए, ताकि सप्लाई जो है वो रेगुलेट रहे। और मॉनिटरिंग रिले जो है, ये क्या करती हैं, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती हैं, और जब प्री डिफाइंड वैल्यू से वो बढ़ जाती है, तो ये एक अलार्म जनरेट कर लेता है, सही है। या जो अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें एक फ्लैग फ्लैग इन इनेबल कर लेता है, सही, और कहता है कि क्या है कि वैल्यू जो है वो प्री डिफाइंड वैल्यू से बढ़ गई है। इस किस्म की वैल्यूज़ को हम डायरेक्शनल रिलीज भी कहते हैं, सही। तो ये ए, आप यानी प्रोजेक्ट्स में भी, आप लोगों ने फाइनल प्रोजेक्ट्स में भी सारा की होता है कि यानी जब हम कहते हैं कि अगर लेट सपोज हीट सेंस हो जाए, माइक्रो कंट्रोलर के साथ आप लोगों ने हीट सेंसर लगाया हुआ था कि हीट अगर सेंस हो जाए तो आप क्या करें, ट्रिप कर लें, सही है। तो रिले जो है, रिले ऑपरेट करता है बाय द वैल्यू ऑफ दिस सेंसर, हीट सेंसर जो है वो इसको वैल्यू दे देता है कि ये वैल्यू है, और ये फिर आउटपुट सिग्नल दे देता है रिले को कि सर्किट को ट्रिप कर लो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मॉनिटरिंग। ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि जब ये सेंस हो जाए तो आप अलार्मिंग भी कर लें, ठीक है। Okay. The general kind of relay make use of the electromagnet so as to perform opening or closing of the contacts, whereas in other type of approaches like in solid state type of relay,
दे यूज सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टीज। जो जर्नल टाइप के रिलेज हैं, जो कि रिले रूम में आप लोगों ने ग्रेड सेशन में अगर कहीं विजिट किया तो वहाँ पे एक रिले रिले रूम होता है, सही। तो उनमें जो वो हैं रिलेज हैं, वो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के रिलेज हैं, सही। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप जो रिलेज होती हैं, ठीक है, इनमें यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक और इस तरह मूविंग टाइप के कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, कि जो कि यानी ट्रिपिंग में इस्तेमाल होते हैं, सही। तो यानी जिस तरह आप लोगों का एनर्जी मीटर होता है, सही, तो वो भी यानी यानी डिस्क उसमें होता है, और वो स्पेंडल होता है और वो मोशन करता है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी यानी मैग्नेटिक रूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है, सही। इसके अलावा और भी किस्म के रिलेज हैं, यानी सॉलिड स्टेट टाइप रिलेज हैं। सॉलिड स्टेट टाइप रिलेज में कोई रोटेटिंग वो मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, कोई मैग्नेट नहीं होता, कोई इसमें रोटेटिंग डिवाइस नहीं होती, सही। सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी इसमें हम सेमी कंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, थायरस्टर हैं, ठीक है, SCR वगैरह इस तरह। सो वो जो है यानी वही काम देती हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काम देता है, सही। अमूमन हम फिर SCR यूज़ करते हैं फॉर ट्रिपिंग पर्पस, सही। सो इनमें फिर कोई रोटेशन या इस तरह की मैकेनिज्म नहीं होती, सही। Relays, those have calibrated properties, are in some case various functions are employed to safeguard electric circuit system from overload current, ठीक है। सो बाज़ रिलेज इस तरह होती है कि उसमें कैलिब्रेशन की कैपेसिटी मौजूद होती है, यानी अगर आप आ, उसको सेल्फ कैलिब्रेटेड किया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उसकी कैलिब्रेशन करके उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, यानी किसी रेंज को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई रिले 5 एम्पेयर तक है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसका जो प्री सेट वैल्यू है वो 10 रख दूं, तो आप इसमें अगर फिक्स है तो फिर आप इसकी वैल्यू को ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। और अगर इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि आप उसको सेल्फ कैलिब्रेशन कर सकते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, यानी इसमें कोई इस तरह का पोटेंशियोमीटर मैकेनिज्म हो या कोई इस तरह का नॉब हो जो कि आप लोगों को इस बात की इजाज़त दे कि इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5 यानी फिक्स्ड जो होती हैं वो फिर एक ख़ास एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उसमें फिर वैरायटी नहीं होती। और अगर कैलिब्रेशन प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद होती हैं तो फिर वो वेरियस एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी 1 एम्पेयर के लिए भी इस्तेमाल होगा, 2 एम्पेयर के लिए भी इस्तेमाल होगा, 3 एम्पेयर के लिए भी। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिलेज अगर होंगी तो उसमें आप कोडिंग करके क्या कर सकते हैं, आप रेंज को जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं कि इसमें कैलिब्रेशन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, सही। इन द करंट डे पावर सिस्टम दीज ऑपरेशंस आर अकम्प्लिश्ड बाय द डिजिटल डिवाइसेस। आजकल जो जितने भी वो हैं यानी रिले ऑपरेशंस हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की उससे नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। तो इसमें फिर हम डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज हैं, इनको हम पढ़ते हैं, सही है। सो इसमें जो है यानी पहला जो टाइप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है। तो ठीक है कि ये बहुत पुराने हैं, मगर अब भी ये बहुत इस्तेमाल होते हैं और हैवी ड्यूटी रिलेज हैं ये, ठीक है। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, दीज रिलेज आर कंस्ट्रक्टेड विद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। कुछ इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल, कुछ मैग्नेटिक, सी। एंड हैविंग एंड हैव ऑपरेटिंग कॉइल्स एंड मैग्नेटिक कंडक्ट्स, ठीक है। कुछ कॉइल्स होंगी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगी, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इंडक्शन या अट्रैक्शन का काम दे, सही। क्योंकि अट्रैक्शन या इंडक्शन जो है वो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म से होगी, सही। तो इसके लिए क्या ऑपरेटिंग कॉइल्स भी होंगी और कॉन्टैक्ट्स भी होंगी जो कि सर्किट को ओपन करे या क्लोज करे। Therefore, when the coil gets activated by supply system, these mechanical contacts get open or close,
द टाइप ऑफ सप्लाई कैन बी एसी और डीसी। अच्छा, ये बात आप लोग नोट कर लें कि जो रिले है, सही। सो रिले जो है यानी उसमें मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, और मैग्नेटिज्म जो है वो यानी एसी और डीसी दोनों से कोई कॉइल मैग्नेटाइज हो सकता है। यानी यहाँ पे अभी जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था मैग्नेटिज्म का, तो यानी अगर आप देखें तो एक इस साइड पे जो लाइन मेन लाइन है वो तो एसी है, फॉर अगर जो सर्किट ब्रेकर के लिए जो ट्रिप सिग्नल लगा हुआ था उसमें हमने बैटरी इस्तेमाल की थी, और बैटरी आप लोगों को पता है वो हमेशा डीसी ही सप्लाई करती है। तो यानी इस डीसी से ये मैग्नेटाइज हो सकता है। तो कॉइल जो है वो एसी से और डीसी से दोनों से मैग्नेट, ठीक है कि चेंजिंग फ्लक्स नहीं होगा, मगर यहाँ पे हमें चेंजिंग फ्लक्स की ज़रूरत भी नहीं है। हम कोई यानी उसकी कटिंग करके उससे हम कोई जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे कि हमें ईएमएफ चाहिए। हम उसको सिर्फ मैग्नेटाइज करके उस जो कांटेक्ट है उसको खींचना चाहते हैं, उसको यानी पुश या पुल करना चाहते हैं। तो उसके लिए डीसी और एसी की दोनों एक ही प्रिंसिपल है, और दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे चेंजिंग फ्लक्स हो चाहे कांस्टेंट फ्लक्स हो। Okay, these conducts are classified as DC, AC, attraction type, induction type, ठीक है। AC और DC दोनों का मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रिंसिपल है वो सेम है, और वो है electromagnetic induction, but the construction is somewhat differentiated and also depend on the application for which these relays are selected। ये कंस्ट्रक्शन पे भी जो है वो कंस्ट्रक्शन इसमें जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट है, और जिस एप्लीकेशंस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके हिसाब से भी इसकी कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है, सही। डीसी में हम फ्री व्हीलिंग डायोड इस्तेमाल करते हैं, या इसको यानी पे बैक डायोड भी कहते हैं, ठीक है, पे बैक डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड से। ये आप लोगों ने और इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद पढ़ा हो, किसी भी कॉइल के लिए जो है उसके पैरेलल में हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं इस तरह, ताकि अगर जब ये डीमैग्नेटाइज हो तो उस जो स्पाइक प्रोड्यूस होता है हाई वोल्टेज का, वो किसी भी यानी अपरेटस को नुकसान ना दे, सही। तो इसको डी एनर्जाइज करने के लिए हम इस तरह का यानी एक फ्री व्हीलिंग वो यूज़ करते हैं। फ्री व्हीलिंग जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि अगर बिलफर्ज एक जिस तरह चेन लगा हुआ होता है व्हील के साथ, अगर चेन हट जाए तो वो बिल्कुल व्हील जो है वो फ्रीली मूव करती है, तो वो नुकसान दे सकती है। तो इस वजह से इस फ्री व्हीलिंग रोटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं कि यानी बेल्ट अगर उतर जाए, ठीक है, तो व्हील तो फिर फ्री होगी और वो रोटेट करेगी इनर्शिया की वजह से। तो उसको यानी रोकने के लिए फिर इस तरह का मैकेनिज़्म हो कि ब्रेक उस पर अप्लाई हो जाए। ये मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, मगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, और ये इसको एनर्जाइज कर रहा है, और तो तब इसके लिए ये यानी क्या करेगा, ओपन सर्किट का काम देगा, तो करंट सिर्फ यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आ जाएगा, इसको एनर्जाइज करेगा। मगर एक दफ़ा अगर स्विच ओपन हो जाए, ठीक है, तो चूँकि ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी की स्टोरेज की वजह से अब यहाँ पे ये एनर्जाइज हो गया है। अब इसको डी एनर्जाइज करने के लिए हम इस तरह का एक डायोड इस्तेमाल कर लेते हैं इसके पैरेलल में। तो ये करंट पहले जो एनर्जाइजिंग के वक्त जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस तरह था। अब जब डी एनर्जाइज हो गया तो वो करंट इस तरह आहिस्ता 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 करके वो ज़ीरो हो जाएगा, सही। सो ये जो है वो करंट है जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड में फ्लो होगा, सही। इसका अपना रिलेशनशिप है, इसका अपना रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप लोग इसको यानी आई इज इक्वल टू वी बाई आर 1 - e⁻ इस तरह कुछ है, ठीक है। और इसके लिए है वी बाई आर e⁻ t, ये रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, सही।
तो ये तो डीसी में हुआ। और एसी में इस तरह होगा कि इसमें ईडी करंट लॉसेस जो है वो होती हैं। ईडी करंट लॉसेस आपको पता है डीसी में नहीं होती। तो ये जो है यानी इसके लिए हम लेमिनेटेड कोर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि एडी करंट जो है वो लॉसेस वो कम हो जाए। एडी करंट लॉसेस आपको पता है ये जब कॉयल के अंदर मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट लॉस हो जाता है उसको हम ईडी करंट लॉसेस कहते हैं, और इसको आई स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। सो एसी और डीसी में फिर सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी जो है वो प्रिंसिपल दोनों का सेम है। सही। तो the very interesting aspect of an AC is that for every half cycle the direction of the current supply changes. Therefore, for every cycle, the coil uh, loses its magnetism since zero current in every half cycle makes the relay continuously make and break the circuit. So, to prevent this, additionally, one shaded coil or another electronic circuit is placed in the AC relay to provide magnetism in zero current position. अच्छा, ये आपको पता है एसी में ये इशू आ सकता है कि जो हर हाफ साइकिल के बाद एक ज़ीरो क्रॉसिंग होती है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी एक ज़ीरो क्रॉसिंग और यहाँ पे भी ज़ीरो क्रॉसिंग। इस ज़ीरो का मतलब है कि सप्लाई ऑफ हो गई। ठीक है। नो सप्लाई यानी ज़ीरो सप्लाई। ठीक है। तो जो मैग्नेटिज्म है वो दैट मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू दी एसी सप्लाई। ये एसी सप्लाई है और इसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। अगर सप्लाई नहीं होगी तो मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा। सही। अब देखिए एसी में सप्लाई है भी मगर फिर भी मैग्नेटिज्म ज़ीरो होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरो क्रॉसिंग। इस ज़ीरो क्रॉसिंग यहाँ पे हर हाफ साइकिल के एंड पे जो ज़ीरो आता है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं होगी तो नो मैग्नेटिज्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉयल है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, ट्रिप करेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है ना। हर उसके बाद जो है यानी यहाँ पे एक मेक द सर्किट और यहाँ पे फिर ब्रेक करेगा, फिर इट मेक द सर्किट फिर ब्रेक करेगा, फिर मेक द सर्किट फिर ब्रेक करेगा। तो हर दफ़ा जब ये ज़ीरो से गुजरेगा तो ये सर्किट को ब्रेक करेगा। इसको ज़ीरो करंट पोजीशन कहते हैं या ज़ीरो क्रॉसिंग कहते हैं। सही। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? एसी तो हमने वैसे भी इस्तेमाल करना है और एसी नहीं हो सकती। देयर इज़ नो सच एसी वेयर ज़ीरो current position is not present. After every half cycle, there is a must zero current position. So how to avoid this zero current? So the solution is that we have to provide a shaded coil or any other type of electronic circuit which supply the current in that position uh, while the current is crossing the zero position. When the zero position occurs, so a shaded coil provide a signal at a pulse in that position so that the break of the circuit is not occur। कोई भी ब्रेक ना आए उसमें और कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूस सप्लाई होगी। यानी यहाँ पे भी कोई ब्रेक नहीं होगा, वहाँ भी उसके लिए हमने एक ऑक्सिलरी कॉयल लगा दिया है जिसे हम वन शेडेड कॉयल कहते हैं। ये तो कॉयल है, इसके अलावा यानी कोई आप थायरिस्टर वगैरह भी यूज़ करके पल्स दे सकते हैं। सही। सो इससे क्या होगा कि मैग्नेटिज्म जो ब्रेक आया था वो ब्रेक भी मैग्नेटिज्म में नहीं आएगा और स्मूथ सप्लाई होगी, स्मूथ मैग्नेटिज्म होगा तो कोई ब्रेक सर्किट में यानी ऑन ऑफ नहीं होगा। सही। सो that was the issue that mainly occurs विद द एसी सप्लाई। सही। डीसी में तो ज़ीरो क्रॉसिंग का इशू नहीं है तो इसलिए वहाँ पे शेडेड कॉइल के लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो
ये फ़िलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले है इसको हमने अभी पढ़ा। तो सेकंड सेशन से पहले हम थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ब्रेक लेते हैं और 10-15 मिनट के बाद फिर दोबारा लॉगिन हो जाएंगे। सही है।